राधे राधे स्टूडेंट्स, मेरा नाम है गिरीश नायक और आप सभी का स्वागत है दिल्ली एकेडमी की ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। इंडियन इकोनॉमी में आज हम लोग 30 कदम में हम लोग देखने वाले हैं हमारा मॉनेटरी पॉलिसी। हालांकि हम लोग आरबीआई वाला सेक्शन जब किए थे तो वहां पर हम लोग पर्याप्त मात्रा में हम लोग मॉनेटरी पॉलिसी का क्वेश्चन देख चुके हैं, लेकिन यहाँ पर हम लोग कुछ मनी का सेक्शन जो है जैसे M0, M1, M2, M3, M4 ये सब के बारे में भी चर्चा करेंगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन हमारे पास, भारत में मौद्रिक नीति बनाने के लिए कौन जिम्मेदार है? मतलब ये किसकी जिम्मेदारी है भाई कि मॉनेटरी पॉलिसी बनाया जाए? तो ऑप्शन है हमारे पास मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, नीति आयोग, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस। तो हमारे पास राइट आंसर होगा हमारा आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। पहले वित्त मंत्रालय ये चीज करता था, लेकिन अभी वर्तमान में दायित्व किसके हाथ में है? हमारे आरबीआई के पास में। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, भारत में मौद्रिक नीति का मुख्य उद्देश्य क्या है? व्हाट इज द एम? ठीक है, तो हमारे पास ऑप्शन क्या क्या है? रिड्यूसिंग द फिस्कल डेफिसिट, मैक्सिमाइजिंग गवर्नमेंट्स रेवेन्यू, मेंटेनिंग प्राइस स्टेबिलिटी व्हाइल कीपिंग द माइंड द ऑब्जेक्टिव ऑफ ग्रोथ और मार्जिन मैनेजिंग फॉरेन ट्रेड। ये चार ऑप्शन दिए हुए हैं हमारे। तो हमारे पास राइट ऑप्शन होगा हमारे पास, क्योंकि हमारा उद्देश्य क्या है? हमारे मुद्रा जो रेट है, प्राइस वैल्यू है, उसको हम लोग स्थिर रखना चाहते हैं, उसको हम लोग बैलेंस वे में रखना चाहते हैं। मुद्रास्फीति या फिर इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने की भी जिम्मेदारी आरबीआई के पास है, मॉनेटरी पॉलिसी में यही करना होता है उसको। तो उस बेस पे हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, विकास के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए कीमतों में स्थिरता बनाए रखना। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। आरबीआई महंगाई को टारगेट करने के लिए प्राइमरी आधार पर प्राइमरी आधार के तौर पर किस इंडेक्स का इस्तेमाल करता है? डब्ल्यूपीआई, सीपीआई, जीडीपी डिफ्लेटर और सेंसेक्स। तो सेंसेक्स क्या है भाई? जो हम लोग का स्टॉक मार्केट होता है ना, स्टॉक मार्केट में कंपनियां, बहुत सारी जो कंपनीज हैं वो वहां पर लिस्टेड रहती है, वहां पर उनका ग्रोथ वहां पर हम लोग को दिखाई देता है, और ग्रोथ या फिर डाउनग्रेड जब भी होता है वो दिखाई देता है। तो ये वहां पर कितनी इन्वेस्टमेंट है उन सबको शो कर रहा होता है सेंसेक्स। जीडीपी डिफ्लेटर शो करता है कि हम हमारे जो रियल जीडीपी है उसमें और हमारे नॉमिनल जीडीपी में क्या डिफरेंस है, कितना परसेंट का डिफरेंस हम लोग को वहां पर दिखाई दे रहा है, और किस स्पीड से वहां पर इन्फ्लेशन को मेजर किया जा सकता है, उसको हम लोग जीडीपी डिफ्लेटर से समझते हैं। सीपीआई क्या करते हैं? उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, ये बताता है कि कंज्यूमर के लेवल पे जो महंगाई है वो किस लेवल पे है और कितना वहां पर फ्लक्चुएशन आ रहा है, चेंजेस आ रहा है, वो सारी चीज हम लोग को सीपीआई से दिखाई देता है। डब्ल्यूपीआई, थोक मूल्य सूचकांक या होलसेल प्राइस इंडेक्स, या होलसेल लेवल पे जो रेट है ना उसके क्या बोलते हैं फ्लक्चुएशन के ऊपर फोकस करता है। तो हमारा राइट आंसर होगा हमारे पास, क्योंकि यहाँ पर महंगाई को टारगेट करने की बात की जा रही है, तो सीपीआई कंबाइंड का हम लोग इसमें यूज करते हैं। तो हमारा ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी। हमारे पास क्या बोल रहा है अगला क्वेश्चन, आरबीआई के लिए इन्फ्लेशन टारगेट रेंज क्या है? इन्फ्लेशन, क्योंकि हमारा जो आरबीआई है हम लोग पहले भी देखे हैं, जो आरबीआई है हमारे यहाँ महंगाई या फिर मुद्रास्फीति या फिर इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने का काम करता है। तो आरबीआई क्या बोलता है कि यहाँ पर ना मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी एक बनी हुई है। ठीक है, इस कमेटी को बनाने के लिए एक रिकमेंडेशन आया था। ठीक है, उस रिकमेंडेशन को भी देखेंगे, कौन सी कमेटी है उसको भी देखेंगे। लेकिन फिलहाल हम लोग ये समझते हैं कि जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है वो ये बोलती है कि हमारे यहाँ इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा कम भी नहीं होना चाहिए, बहुत ज्यादा ज्यादा मतलब बहुत ज्यादा भी नहीं होना चाहिए। तो कितना होना चाहिए? तो 4 ± 2% होना चाहिए। अगर किसी कंट्री में 4 ± 2% इस रेंज में अगर हमारे यहाँ मुद्रास्फीति रहेगी, हमारे यहाँ इन्फ्लेशन रहेगी, महंगाई रहेगी, तो हम लोग बहुत अच्छे से आगे बढ़ेंगे, हम लोग का ग्रोथ भी अच्छा रहेगा और हम लोग बहुत ज्यादा नेगेटिव में भी नहीं रहेंगे। अब यहाँ पर दो चीजों को समझते हैं। अगर हम लोग प्लस माइनस ले रहे हैं ना, तो एक बार हम लोग प्लस लेते हैं तो प्लस लेंगे तो 6% आ जाएगा, माइनस लेंगे तो 2% आ जाएगा। मतलब मैक्सिमम हम लोग के यहाँ मुद्रास्फीति या फिर महंगाई कितनी हो सकती है? 6% हो सकती है, और कम से कम कितना होना चाहिए? 2% होना चाहिए। अब सवाल ये आता है, महंगाई इससे ज्यादा हो जाए तब तो फिर सबको पता है महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ जाए तो प्रॉब्लम होता है। महंगाई कम 2% से ज्यादा कम हो जाए तो क्या प्रॉब्लम होगा, उस चीज को समझते हैं। अगर हमारे यहाँ महंगाई जो है अगर 2% से कम हो जाए, जैसे हम लोग का मान लेते हैं 100 रुपीज का कोई आइटम है, अगर उसमें 2% डाउन हो गया, मतलब अब उसका रेट कितना हो जाएगा? 98 रुपीज हो जाएगा। तो हम लोग ज्यादा मात्रा में चीजों को खरीद पाएंगे। लेकिन जो चीज हम लोग को खैरात में मिल जाता है, बोला जाए जो इजिली अवेलेबल रहता है ना, हम लोग उसकी इज्जत नहीं करते हैं। जैसे आलू, आलू क्योंकि सबके साथ सेट हो जाते हैं ना, इसलिए ना हम लोग को उसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस उसका समझ नहीं आता है। लेकिन वही अगर हम लोग बात करें ब्रोकली की, तो फिर वो उसका वैल्यू एक अलग बन जाता है। केला भी सस्ता में मिलता है,
इसलिए केला आसानी से इजीली अवेलेबल है, तो वहां पर चीजें उसके लिए अलग रहती है, उसके लिए उसका स्ट्रेचर अलग रहता है। लेकिन अगर वही बात करें हम लोग कीवी के लिए, तो कीवी महंगा आता है, ड्रैगन फ्रूट महंगा आता है, तो वहां पर जो रेट रहता है ना वो भी उसकी क्वालिटी को भी रिप्रेजेंट करता होता है। और हमारे यहाँ जब हम लोग का 2% से अगर कम हो जाए, अच्छा यहाँ पर साइन जो है ना उल्टा पुल्टा बन गया है, डॉलर डॉलर आ गया है, ठीक है, ये क्या है 2% को यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं 4%, ठीक है। तो जब हम लोग का ना रेट बहुत ज्यादा कम हो जाता है ना, तो उसका मांग जो है, उसका डिमांड जो है लगातार 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 कम होता जाता है। इसलिए भी हम लोग, और प्रोडक्शन भी अगर हम लोग का 2% से ज्यादा कम हो जाए, महंगाई का प्रोडक्शन कम हो जाए, तो फिर चीजें जब हम लोग बोल रहे हैं 98 रुपीज में अगर खरीदा जा सकता है, ये एकदम सिंपल सा एकदम प्रैक्टिकल एग्जाम्पल बताता हूँ। जब रेट टमाटर का 5 रुपए पर केजी हो जाता है, अभी 30-40 के आसपास चल रहा होगा, अगर रेट 5 रुपीज पर केजी हो जाए तो इससे किसको नुकसान होगा? जो किसान हैं, जो खेत में उसको उगाए हैं, उनको कॉस्ट ही 8 रुपए पर केजी का उनके पास कॉस्ट आ रहा है, और क्योंकि मार्केट में डिमांड नहीं है इसलिए उसको मजबूरी में 5 रुपए पर केजी में बेचना पड़ रहा है, तो इससे तो किसान को नुकसान है। तो इस साल वो नुकसान झेल लेगा, अगले साल फिर वो इसी को प्रोडक्शन करना चाहेगा कि दूसरे में जाएगा। अगर मान लो वो वापस से प्रोडक्शन किया तो अगेन उसको नुकसान होगा, तो वो क्या करेगा, इस बार मैं टमाटर नहीं बोऊंगा, इस बार मैं कुछ और बो देता हूँ, गन्ना बो देता हूँ, वो भी बो देता हूँ, ऐसा टाइप का वो अपना प्रोडक्शन का पैटर्न चेंज कर देगा। अगर वो प्रोडक्शन का पैटर्न चेंज किया तो हम लोग को सीधा सीधा ये समझ आ जाएगा कि हम लोग यहाँ पर इस मार्केट से उस प्रोडक्ट को हम लोग बाहर कर दिए। ये भी एक रीजन है जिसके कारण हम लोग क्या है, जो मार्केट का जो इन्फ्लेशन है उसको 2% से कम होने नहीं देना चाहते। यही आरबीआई करता है। आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो है यही चीज को रेकमेंड करती है कि कैसे हम लोग 2% से नीचे जाने से रोकें और 6% से ऊपर जाने से रोकें। तो अगले क्वेश्चन में चलते हैं। इसमें आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। या फिर अच्छा यहाँ पर हमारे पास दो ऑप्शन दिया हुआ है, एक हमारे पास 2% से 4%, और क्या बोल रहा है 4% से ±2% का बैंड हो। ये बात भी ठीक है, दोनों ही है, मतलब हमारे पास ऑप्शन दोनों सही है। तो चलिए यहाँ पर एरर हो गया है, दोनों में से एक ऑप्शन होना चाहिए था, हम लोग व्यापम टाइप का मिस्टेक कर डाले हैं। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, आरबीआई द्वारा मॉनेटरी पॉलिसी की समीक्षा कितनी बार की जाती है? हाउ ऑफन द मॉनेटरी पॉलिसी रिव्यू बाय द आरबीआई, मंथली, बाय मंथली, या फिर हम लोग का एवरी 2 मंथ में होता है, क्वार्टरली और एनुअली। तो रिपोर्ट्स अलग अलग आती है, मंथली रिपोर्ट भी आती है, क्वार्टरली रिपोर्ट भी आती है, लेकिन यहाँ पर पूछ रहा है कितने टाइम में उसको रिव्यू किया जाता है, अपनी पॉलिसी मॉनेटरी पॉलिसी को रिव्यू किया जाता है। तो क्वार्टरली बेस पे हम लोग उसको रिव्यू करते हैं भाई। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन हमारा, कौन सा टूल कुल जमा राशि के उस प्रतिशत को बताता है जिसे बैंकों को कैश के रूप में आरबीआई के पास रखना होता है? इसके बारे में पिछली वीडियो में भी चर्चा किए हुए हैं हम लोग। क्या होता है हमारे पास ना, आरबीआई बोलता है कि तुम अगर पूरा पैसा को अपने पास रखे रहोगे ना, तो मेरे को पता है कि पूरा पैसा इधर उधर तुम इन्वेस्ट कर दोगे, और अगर कोई कस्टमर तुरंत पैसा लेने के लिए आएगा तो तुम फंस जाओगे। इसलिए क्या बोलते हैं हमारा आरबीआई, क्या बोलते हैं, इमरजेंसी फंड बना के रखो। तो दो टाइप का इमरजेंसी फंड रहेगा, एक रहेगा सीआरआर और एक रहेगा एसएलआर। सीआरआर मतलब कैश रिजर्व रेशियो, कैश के फॉर्म में आरबीआई बोलते हैं कि 4% अमाउंट ना मेरे पास जमा करके जाओ, अगर तुम फंस जाओगे कहीं तो मैं यही वाला पैसा दूंगा तुमको। उसके बाद फिर एक बोलता है एसएलआर। एसएलआर मतलब होता है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। ये 17% से 20% के आसपास रहता है, और हमारे इंडिया में 17 to 18% रखा जाता है। हालांकि जो आईएमएफ है वो बोलता है इसको जितना ज्यादा कम रख सको उतना कम रखो, तो उसके रिकमेंडेशन के अकॉर्डिंग टू 12 to 16% होना चाहिए, ऐसा वो बोलते हैं। लेकिन हम लोग अपने हिसाब से 17 to 18% रखें। ये है क्या, बैंक को आरबीआई क्या बोलता है कि भाई तुम ना अपना कुछ पैसे, जैसे कैश के फॉर्म में मेरे को 4% अमाउंट दे दिए, अब कुछ पैसा अपने पास भी रखो, कैश के फॉर्म में, गोल्ड के फॉर्म में, और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के फॉर्म में, जिसको जी सैक भी बोलते हैं। तो इन तीन फॉर्मेट में जो पैसा इमरजेंसी फंड के रूप में रखने के लिए आरबीआई डायरेक्शन देता है हमारे बैंकों को, वो है एसएलआर। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि कुल जमा राशि के उस प्रतिशत को बताता है जिसे बैंकों को कैश के रूप में आरबीआई के पास रखना पड़ता है। इसको बैंक अपने पास रखेगा, इसको आरबीआई के पास रखेगा, तो क्या है आंसर क्या आएगा हमारे पास, एसएलआर, सीआरआर, रेपो रेट और बैंक रेट। तो आंसर क्या है हमारे पास,
CRR कैश रिजर्व रेशियो। अब मान लो यहीं पर क्वेश्चन को चेंज कर देते हैं, यहां पर जिससे बैंकों को कैश के रूप में अपने पास खुद के पास रखना रहेगा ऐसा बोल दिया, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर SLR। अगर हम लोग एक बात को और समझिए, SLR में 3 कंपोनेंट है ना, गोल्ड भी है, ठीक है, गोल्ड भी है, हमारे पास कैश भी है और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज भी है, ये तीनों ही आइटम है, लेकिन यहाँ पर मेंशन किया सिर्फ कैश को, तो भी आंसर यहाँ पर हमारा SLR ही आएगा। अगर सिर्फ गोल्ड बोलता तो भी वहां पर, हालांकि हम लोग दूसरे और फॉर्मेट में भी रखते हैं, लेकिन अगर इंडिविजुअली किसी एक को टारगेट करके अगर बोल रहे हैं तो भी हमारा आंसर क्या होगा, SLR ही होगा। अगले क्वेश्चन में चलते हैं, SLR के बारे में पूछ दिया, ठीक है। SLR स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो बैंक्स आर रिक्वायर्ड टू मेंटेन फंड्स इन विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स। अभी बताया मैं क्या क्या फॉर्म रहेगा, कैश, गोल्ड और, ठीक है, एनकम्बरेड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, मतलब गवर्नमेंट सिक्योरिटीज ही है। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला, अगर RBI मनी सप्लाई को कम करना चाहती है संकुचनकारी नीति तो क्या कहलाती है। तो हम लोग RBI की दो मेजर पॉलिसी के बारे में समझते हैं। RBI का मेन काम क्या है अभी, ठीक है, एक तो बैंक्स को मॉनिटर करना, ये तो उसका काम है ही, साथ ही इसका काम इन्फ्लेशन से रिलेटेड भी है। तो इन्फ्लेशन को मेंटेन करने के लिए ये 2 टाइप की पॉलिसी अपनाता है, एक को बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शनरी या संकुचनकारी और एक को बोलते हैं एक्सपेंशनरी या फिर विस्तारवादी। ये 2 टाइप की पॉलिसी होती है। तो संकुचनकारी, संकुचन मतलब क्या होता है, सिकुड़ना को बोलते हैं हम लोग संकुचन इंग्लिश में, सॉरी हिंदी में, और कॉन्ट्रैक्शन भी उसी को ही बोलते हैं। तो कॉन्ट्रैक्शन में क्या होता है, अगर हम लोग इकोनॉमी का पैसा को अगर हम लोग निकाल दें, इकोनॉमी में जब बहुत ज्यादा पैसा हो जाता है ना तो महंगाई बढ़ जाती है। हर किसी के पास अगर पैसा है ना, तो जो आदमी अभी 10 रुपए का 1 किलो मान लेते हैं हम लोग, क्या ले लें, 10 रुपए का 1 किलो क्या ले लें, टमाटर ले लेते हैं। टमाटर 50 रुपए का 1 किलो टमाटर है, अभी आदमी लेने में सक्षम नहीं है, लेकिन अगर आदमियों के पास इतना पैसा है कि वो 50 या 60 रुपए भी हो जाए तो भी वो लोग ले लेंगे। अगर ऐसा सिनेरियो आ जाए तो फिर रेट लगा अपने आप बढ़ते जाएगा, वो नेचुरल वे में आगे बढ़ेगा। तो गवर्नमेंट क्या करती है, इसी को ही जो RBI है इसी को ही कंट्रोल करने के लिए क्या करती है, क्योंकि वो 50 रुपए 60 रुपए में खरीदने में क्यों सक्षम है, क्योंकि उसके पास पैसा है। तो गवर्नमेंट क्या करेगी, उस पैसे को खींच लेगी बहुत सारी अलग अलग पॉलिसी, मतलब अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स का यूज करके। और अगर पैसा खिंचा गया, अगर पैसा जनता के पास नहीं है, RBI के पास आ गया पैसा, तो ये पॉलिसी क्या कहलाएगी, कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी। और इससे क्या होगा, इन्फ्लेशन कम होगा, इन्फ्लेशन कम होगा। और अगर हम लोग को इन्फ्लेशन बढ़ाना होता है, इन्फ्लेशन ज्यादा कम हो जाए तो भी प्रॉब्लम है, तो हम लोग क्या करेंगे, इन्फ्लेशन को बढ़ाने का कोशिश करेंगे। तो इन्फ्लेशन बढ़ाने के लिए हम लोग को क्या करना रहेगा, हम लोग एक्सपेंशनरी पॉलिसी अपनाएंगे। एक्सपेंशनरी पॉलिसी में हम लोग क्या करेंगे, मार्केट में पैसा, जो पैसे का फ्लो है, मनी का फ्लो है, उसको हम लोग इंक्रीज करने का कोशिश करेंगे। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, जो रेपो रेट है, बैंक रेट है, इसको हम लोग क्या कर देंगे, कम कर देंगे। कम कर देंगे तो बैंक आसानी से पैसा लेंगे। अगर बैंक आसानी से पैसा लिए तो वो पैसा यूज हो जाएगा जनता के द्वारा, ठीक है। तो ये 2 टाइप की पॉलिसी होती है। तो हमारे पास क्या बोल रहे हैं, RBI वांट्स टू, ठीक है, कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी के लिए वो क्या करेगा, लोअर दी रेपो रेट, रेपो रेट कम करेगा क्या, लोअर दी CRR को कम करेगा क्या। तो हम लोग को कॉन्ट्रैक्शनरी के लिए हम लोग को इन्फ्लेशन कम करना है, मतलब हम लोग को रेपो रेट बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है, रेपो रेट बढ़ाना पड़ेगा, इंक्रीज द रेपो रेट। थर्ड ऑप्शन सही है। तो हमारे अगले क्वेश्चन में चलते हैं, इसका ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा। अगला है हमारे पास ओपन मार्केट ऑपरेशन। ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या है भाई, रिफर्स टू सेलिंग ऑफ शेयर्स इन द स्टॉक मार्केट, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बाय द RBI, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ दी, जो हमारे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है उन सब के लिए भी क्या है, मीडिएटर का काम करता है हमारा RBI। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन में चलते हैं, निम्नलिखित टूल्स को उनके मकसद से मिलाएं, ठीक है, मकसद नहीं भूलना है। मैच द फॉलोइंग टूल, ठीक है। तो रेपो रेट, बैंक रेट, रिवर्स रेपो रेट। यहाँ पर हम लोग एक चीज को और समझते हैं, हमारा जो बैंक रेट है, बैंक रेट क्या होता है, जब हम लोग रेपो रेट की बात करते हैं ना, रीपर्चेस ऑफर रेट की बात करते हैं, तो क्या होता है, RBI क्या करते हैं, बैंक्स को लोन प्रोवाइड करते हैं, जिस रेट पे लोन प्रोवाइड करेगा वही रेपो रेट है। लेकिन ये कौन सा रहता है, शॉर्ट टर्म। जब शॉर्ट टर्म की बात करते हैं तो वो रेपो रेट है,
और जब हम लोग लॉन्ग टर्म की बात करते हैं तो वो बैंक रेट है। अब हम लोग ऑप्शन में आते हैं, लॉन्ग टर्म लैंडिंग रेट बाय आरबीआई। ये अच्छा, यहाँ पर एक बात को और ध्यान रखेंगे, ठीक है, यहाँ पर बैंक रेट डिपेंड करता है बैंकों के ऊपर भी कि वो कोलेट्रल देंगे नहीं देंगे, लेकिन जनरली क्या होता है कोलेट्रल यहाँ पर इन्वॉल्व नहीं होता है। रेपो रेट क्या है हमारे पास, शॉर्ट टर्म लैंडिंग अगेंस्ट कोलेट्रल, ठीक है। और रिवर्स रेपो रेट क्या होता है, रेट एट विच आरबीआई एब्जॉर्ब्स लिक्विडिटी फ्रॉम बैंक्स, ठीक है। रिवर्स रेपो रेट में क्या होता है, उल्टा हो जाता है, आरबीआई बैंकों से लेता है। तो हमारा फर्स्ट का आएगा सेकंड, रेपो रेट का हम लोग का सेकंड, बैंक रेट का हम लोग का फर्स्ट का सेकंड, ये वाला ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट होगा। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, मौद्रिक नीति समिति एमपीसी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के बारे में पूछ रहे हैं, कितने सदस्य होते हैं, तो हमारे 6 सदस्य होते हैं। इसके बारे में हम लोग पिछले क्लास में भी देखे हैं, आरबीआई के डिटेलिंग में देखे हैं अच्छे से। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, एमपीसी का पदेन अध्यक्ष कौन होता है, ठीक है, एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन, तो ये कौन होता है भाई, गवर्नर ऑफ आरबीआई। कमेंट सेक्शन में जल्दी से बताइए कि अभी वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर कौन है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, इन केस ऑफ टाई इन द एमपीसी वोटिंग हु हैज द कास्टिंग वोट, इसके पास कास्टिंग वोट है, तो आरबीआई गवर्नर के पास है। और कास्टिंग वोट कब होता है, जब बराबर वोट हो जाए, सिर्फ तब के कंडीशन में बस कास्टिंग वोट का यूज किया जाता है। अगला है हमारे पास, एमपीसी के बाहरी सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है, व्हाट इज द टर्म और टेन्योर ऑफ द एक्सटर्नल मेंबर्स ऑफ द एमपीसी। तो मैं यहाँ पर बताया था जो हमारे आरबीआई के गवर्नर हैं उनका कार्यकाल कितने वर्ष का रहता है, 3 वर्ष का रहता है, जो कि एक्सटेंड किया जा सकता है 5 साल तक, मैक्सिमम 5 साल तक वो रह सकते हैं। यहाँ पर एक्सटर्नल मेंबर्स का पूछ रहे हैं, तो एक्सटर्नल मेंबर्स का जो टाइम पीरियड रहता है या टेन्योर रहता है वो रहता है 4 साल। ध्यान रखेंगे क्वेश्चन में थोड़े से चेंजेस से आंसर पूरा चेंज हो जाता है। अगला है हमारे पास, किस समिति ने भारत में एमपीसी की स्थापना की सिफारिश की थी, तो अभी थोड़ी देर पहले ही क्वेश्चन आया था। अब हमारे पास क्या है, उर्जित पटेल कमेटी जो है ये एस्टैब्लिश की गई थी कि हम लोग मॉनेटरी पॉलिसी के संबंध में क्या काम करें, तो उन्हीं का ये रिकमेंडेशन था कि जो मॉनेटरी पॉलिसी है इसको आप शिफ्ट कर दीजिए वित्त मंत्रालय से आरबीआई के हाथ में। अगला है हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन सा मौद्रिक नीति का गुणात्मक उपकरण है, गुणात्मक उपकरण, तो सीआरआर, ओपन मार्केट ऑपरेशन, मॉरल सिचुएशन और एसएलआर। तो ये क्या है, ये हमारे पास ये क्वांटिटेटिव टूल है, सीआरआर, एसएलआर और ओपन मार्केट ऑपरेशन। ये लोग क्वांटिटेटिव है, क्वालिटेटिव या फिर गुणात्मक की बात करें तो हमारा मॉरल सुएशन है। मॉरल सुएशन क्या होता है, नैतिक अनुनय। तो जब बैंक को ऐसा, हमारे आरबीआई को ऐसा लगता है कि जो पर्टिकुलर कोई बैंक ए है, बी है, सी है, 3 बैंक है, तो जो बैंक ए है उसके लिए ऐसा लग रहा है कि भैया इसको ना थोड़ा सा ना, मतलब इसके पास भले क्षमता हम लोग को दिखाई नहीं दे रही लेकिन इसमें पोटेंशियल बहुत है, तो ये आगे बढ़ सकता है, ये बहुत अच्छा डेवलपमेंट कर सकता है, तो हमको इसको प्रमोट करने की जरूरत है। तो यहाँ पर अगर इसके पास कोलेटरल नहीं है उसके बाद भी इसको थोड़ा सा सर्विस प्रोवाइड कर दो। या फिर जो हमारे पास एसएलआर रहता है, ठीक है, बैंक क्या करती है, एसएल जो आरबीआई जो है एसएलआर को यूज करने के लिए परमिशन कौन देगा, आरबीआई देगा कि भैया लो अपने एसएलआर को यूज कर लो ऐसे करके। तो जो ये बैंक ए है जो अभी डिक्लाइन में जा रहा है उसको क्या मतलब उसको आसानी से एसएलआर यूज करने के लिए परमिट कर देगी हमारी आरबीआई, और यही कहलाएगा हमारा, यही एग्जांपल है हमारे मॉरल सुएशन का। तो मॉरल सुएशन ऐसे काम करते हैं, तो गुणात्मक रूप से ये चेंजेस हम लोग को दिखाई देते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, मार्जिन रिक्वायरमेंट एक टूल के रूप में है, इसका मतलब क्या है, ठीक है, मार्जिन रिक्वायरमेंट का मतलब क्या है, द प्रॉफिट मार्जिन ऑफ बैंक्स। उसके बाद बोल रहा है द डिफरेंस बिटवीन द वैल्यू ऑफ कोलेटरल एंड द लोन अमाउंट, और क्या बोल रहे हैं, द टैक्स पेड बाय बैंक्स नहीं है, ठीक है, ये भी नहीं है, द मिनिमम इंटरेस्ट रेट फॉर कस्टमर्स, ये भी नहीं है, इसको बोलते हैं बेस रेट, ठीक है। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, जब आरबीआई बैंकों को कृषि जैसे प्राथमिकता वाले क्षेत्रों को लोन देने के लिए प्रोत्साहित करता है तो इसका उपयोग कर रहा होता है, क्या चीज का उपयोग कर रहा होगा, क्रेडिट रेशनिंग, डायरेक्ट एक्शन, रेपो रेट एडजस्टमेंट या फिर ओपन मार्केट ऑपरेशन। तो ये दोनों तो नहीं, ये तीनों ही नहीं है, राइट आंसर होगा हमारा क्रेडिट रेशनिंग, ठीक है। क्रेडिट हम लोग उस जो प्रायोरिटी एरिया है, प्रायोरिटी सेक्टर एरिया है, उन सबको हम लोग प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला क्वेश्चन, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी,
ठीक है, MSF, इसको पहले भी देखे हुए हैं, अभी यहाँ पर थोड़ा सा डिटेल में समझ लेंगे कि ये क्या होता है। अ विंडो फॉर बैंक्स टू बोरो ओवरनाइट फ्रॉम आरबीआई अगेंस्ट एसएलआर सिक्योरिटीज। क्या होता है, हमारे पास एसएलआर के रूप में हमारे पास गोल्ड है, हमारे पास गवर्नमेंट सिक्योरिटी है, हमारे पास कैश है, तो हम लोग क्या करेंगे, वो बैंक तुरंत तुरंत तो यूज नहीं कर सकता, तो ये एमएसएफ का जो फैसिलिटी है उसके थ्रू हम लोग क्या करते हैं, बैंकों को ये ऑप्शन देते हैं कि ठीक है भैया, आपके पास इतना, आपका इतना एसएलआर है ना, उस एसएलआर के बेस पे आप लोन ले लो। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, यही है हमारा मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। अगला क्वेश्चन है पर, और ये क्या रहता है, ओवरनाइट रहता है, मतलब ये रातों रात तुरंत तुरंत लोन मिल गया वाला चीज रहता है ना, वो ये रहता है। अब अगला क्वेश्चन है हमारे पास, मौद्रिक नीति में कॉरिडोर का मतलब क्या है। कॉरिडोर मतलब क्या है, सीआरआर, एसएलआर, एमएसएफ एंड रिवर्स रेपो रेट एंड बैंक रेट, इन्फ्लेशन एंड जीडीपी। कॉरिडोर, कॉरिडोर क्या है भाई, हम लोग जो कॉरिडोर क्या रहता है, हमारे पास तुरंत तुरंत जो हम लोग को ऑप्शन दे दे, वो उस टाइप का इंस्ट्रूमेंट है। तो कॉरिडोर क्या है, हमारे पास सीआरआर और एसएलआर जो होता है, ये क्या रहता है, इससे हम लोग को ना तुरंत तुरंत हम लोग को ओवरनाइट, जैसे हम लोग अभी एसएलआर की बात की, एसएलआर क्या होता है, हमारे पास ओवरनाइट हम लोग को मिल जाता है। ठीक है, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, सीआरआर भी एमएसएफ के अंदर ही आते हैं। अब हमारे पास, ठीक है, तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा। देखो यहाँ पर कॉरिडोर में हम लोग रिवर्स रेपो रेट या फिर रेपो रेट वाले सेक्शन को इसलिए नहीं ले रहे हैं क्योंकि वो एक क्या बोलते हैं, एक हालांकि बहुत ज्यादा लेंदी प्रोसेस नहीं है, लेकिन इस कॉन्टेक्स्ट में हम लोग उसको कॉरिडोर के कैटेगरी में नहीं ला पाएंगे। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, मौद्रिक नीति में हॉकिश, ठीक है, हॉकिश स्टांस का मतलब क्या, हॉकिश स्टांस इन मॉनेटरी पॉलिसी, इंक्लिनेशन टू डिक्रीज इंटरेस्ट रेट कम होना, दरों का अपरिवर्तित रखने की प्रवृत्ति, महंगाई से लड़ने के लिए ब्याज दर बढ़ाने की प्रवृत्ति। महंगाई से लड़ने के लिए हम लोग को ब्याज दर बढ़ाना रहता है, तब उसको बोलते हैं हम लोग, क्या होता है, महंगाई लगातार लगातार बढ़ते रहते हैं, उसको बोलते हैं हॉकिश ट्रेंड, तो उसको हम लोग मेंटेन करेंगे। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, डॉविश, ठीक है, डॉविश ट्रेंड जो होता है हमारे हॉकिश का जस्ट अपोजिट रहता है, तो वो क्या है, क्या चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, प्रायोरिटी टू एंड इकोनॉमिक ग्रोथ बाय कीपिंग इंटरेस्ट रेट लो, इंटरेस्ट रेट लो करने की बात कर रहे हैं। और क्या बोल रहे हैं, अग्रेसिव इन्फ्लेशन कंट्रोल, स्टॉपिंग ऑल ओएमओ ऑपरेशंस, इंक्रीजिंग द सीआरआर। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा कि महंगाई पर सख्ती से कंट्रोल करना, ब्याज दरों को कम रखकर आर्थिक विकास को, ठीक है, ब्याज दर हम लोग कम कर देंगे, ब्याज दर अगर हम लोग कम कर देंगे, इंटरेस्ट रेट अगर हम लोग कम कर दे, तो बैंकों के पास ये क्षमता रहेगी कि वो लोग सस्ते में लोन बांट सकें। अगर लोग सस्ते में लोन खरीद पाएंगे तो वो लोग नया प्रोडक्शन हाउस स्टार्ट करेंगे, फिर प्रोडक्शन स्टार्ट करेंगे, उसके पॉलिसी से जुड़ेंगे। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, मनी सप्लाई के संबंध में M3 क्या है। तो हमारे पास जो हमारे पास मनी होता है ना, वो अलग अलग कैटेगरी का रहता है, M1, M2, M3, M4। तो इसमें M1 और M2 इन दोनों को बोलते हैं नैरो मनी, और M3 और M4 को बोलते हैं हम लोग ब्रॉड मनी, इन दोनों को ही बोलते हैं। जिसमें सबसे ज्यादा नैरो होता है हमारे पास M1 और सबसे ज्यादा ब्रॉडर होता है हमारे पास M4। तो हमारे पास ऑप्शन क्या क्या है, हमारे पास नैरो मनी, ब्रॉड मनी, रिजर्व मनी और प्लास्टिक मनी। तो ब्रॉड मनी हमारा राइट आंसर होगा। इसी से रिलेटेड कुछ और चीज को समझ लीजिए, अगर हम लोग लिक्विडिटी की बात करें कि सबसे ज्यादा लिक्विडिटी किस में रहेगा, तो सबसे ज्यादा लिक्विडिटी रहेगा M1 में। तो M1, M2, M3 और M4। सबसे कम लिक्विड कौन है, हमारा M4 जो होता है सबसे कम लिक्विड रहता है। अगर हम लोग बात करें साइज की, तो सबसे बड़ा रहेगा हमारे पास M4, उसके बाद फिर M3, फिर M2, फिर M1। ठीक है, ये साइज और इसके लिक्विडिटी का सीक्वेंस पूछा जा सकता है, तो ध्यान रखेंगे। तो अगले क्वेश्चन में चलते हैं, हमारे पास इसका आंसर हो चुका है। अगला है हमारे पास, आरबीआई को हर कितने समय में मौद्रिक नीति रिपोर्ट प्रदर्शित करना रहता है। मॉनेटरी पॉलिसी रिपोर्ट जो है हर 3 महीने में आएगा भाई। ठीक है, अगला क्वेश्चन, मनी सप्लाई के उपायों का मिलान कीजिए। अब भी मैं बताया, तो हमारे पास M1 क्या होता है, जो करेंसी डिपॉजिट रहता है प्लस डिमांड डिपॉजिट रहता है, ये M1 है। ठीक है, M3 क्या होता है, M3 में क्या होगा, M1 प्लस टाइम डिपॉजिट। ठीक है, बाकी सब में सेविंग, इसमें क्या बोलते हैं टर्म डिपॉजिट ही रहता है। M3 में और M4 में दोनों में रहता है टर्म डिपॉजिट।
और M4 क्या होता है, M3 में जब हम लोग टोटल पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट को भी ऐड कर लेते हैं, जो टर्म डिपॉजिट होते हैं, तो तब हमारे पास बनता है M4। ठीक है, तो हमारे पास फर्स्ट का सेकंड, थर्ड का सेकंड का थर्ड, ये ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट होगा। अगला क्वेश्चन, अगर आरबीआई फॉरेक्स खरीदता है तो रुपए की लिक्विडिटी पर क्या असर पड़ेगा? तो इसको मैं बहुत देर से बताया हूँ भाई, आप लोग इस चीज का आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में दीजिए, ठीक है, और मैं खुद से ही आप लोग का आंसर में अगर कुछ मिस्टेक दिखाई देगा तो फिर मैं वहां पर उसको सुधारवा दूंगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है हमारे पास, आरबीआई द्वारा स्टेरिलाइजेशन, ठीक है, का मतलब क्या है? स्टेरिलाइजेशन मतलब क्या है? प्रिंटिंग न्यू नोट्स, क्लियरिंग ओल्ड नोट्स, offsetting the effect of foreign exchange inflow on money supply। तो यही हमारा राइट आंसर है भाई, विदेशी मुद्रा के प्रवाह के असर को यहाँ पर कम करने के लिए हम आरबीआई क्या करते हैं, स्टेरिलाइजेशन का काम करते हैं। ठीक है, अगला है हमारे पास, वर्तमान में LAF लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी कॉरिडोर के फ्लोर के रूप में किस दर का उपयोग किया जाता है? तो ठीक है, SDF का यूज किया जाता है भाई, ध्यान रखेंगे, आंसर क्या होगा, SDF स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी रेट। अगला है हमारे पास, जब महंगाई बहुत ज्यादा होती है तो आरबीआई कौन सी पॉलिसी अपनाता है? जैसे कि मैं बताया, दो टाइप की पॉलिसी होती है, एक कॉन्ट्रैक्शनरी होती है और एक एक्सपेंशनरी होती है। तो अगर महंगाई बहुत ज्यादा है तो महंगाई को कम करना पड़ेगा, अगर कम करना पड़ेगा तो फिर हम लोग वहां पर क्या करने वाले हैं, हमारे रेपो रेट को इंक्रीज करने वाले। जब हम लोग रेपो रेट को इंक्रीज करते हैं ना, तो हमारी मनी जो होती है ना वो महंगी हो जाती है, इसलिए उसको बोलते हैं डियर मनी। और क्योंकि ये पॉलिसी डियर मनी के मतलब जो स्टेटस है उसको बढ़ाने के लिए यूज होती है, इसलिए इसको बोलते हैं डियर मनी पॉलिसी। अगले क्वेश्चन में चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा मौद्रिक नीति का कार्य नहीं है? ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है भाई। हमारे पास ऑप्शन क्या क्या दिया है, ठीक है, हमारी मॉनेटरी पॉलिसी का काम नहीं है। स्टेबलाइजिंग एक्सचेंज रेट, बिल्कुल ठीक। कंट्रोलिंग इन्फ्लेशन, बिल्कुल ठीक। एलोकेशन द यूनियन बजट, और हमारे पास क्या दिया है, यूनियन बजट कौन पेश करते हैं, हमारा वित्त मंत्रालय, फाइनेंस डिपार्टमेंट जो है, फाइनेंस मिनिस्टर जो है उस चीज को पेश करते हैं। तो और चौथा ऑप्शन क्या दिया, न्यूट्रलाइजिंग लिक्विडिटी शॉक्स। तो ये तीनों ही हमारा लिक्विडिटी से रिलेटेड है प्लस इन्फ्लेशन से रिलेटेड है, तो ये तीनों स्टेटमेंट हमारे राइट होंगे, और जो गलत होगा वो क्या है, हमारा ऑप्शन नंबर सी। तो यही हमारा राइट आंसर होगा। और हमारी मॉनेटरी पॉलिसी से रिलेटेड यहाँ पर, क्योंकि हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन किए, बहुत सारे बैंक में भी किए हैं, आरबीआई में भी किए हैं, और यहाँ पर सेपरेट एक हम लोग सेक्शन देख लिए हैं मॉनेटरी पॉलिसी से रिलेटेड। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, अगले वीडियो में मिलते हैं, धन्यवाद।